सोचो, एक प्राइवेट कंपनी पूरे इंडिया पर कैसे रूल करती थी। ना वो किंग थी, ना एम्परर, सिर्फ एक बिजनेस कंपनी थी। फिर भी उसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज की स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री की नहीं, स्ट्रेटेजी और पावर की भी है। ये कहानी बताती है बिजनेस कब एम्पायर बन सकता है, और शायद यही हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग कॉरपोरेट टेकओवर था। आज हम शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की असली कहानी। लेकिन शुरुआत इंडिया से नहीं, यूरोप से होती है। ईयर था 1600 और यूरोप एक डेंजरस रेस में था। हर कंट्री एशिया के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेड करना चाहती थी। उस वक्त स्पाइसेस की वैल्यू आज के गोल्ड से कंपेयर की जाती थी। ब्लैक पेपर को लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे। इंडियन कॉटन और सिल्क यूरोप भर में लग्जरी प्रोडक्ट्स माने जाते थे। इंडिया उस दौर में दुनिया के सबसे वेल्दी रीजन्स में था। फॉरेन ट्रेडर्स के लिए इंडिया एक सपना जैसा मार्केट था, लेकिन इंडिया तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। समुद्री सफर में महीनों का वक्त और बहुत रिस्क लगता था। स्टॉर्म्स, पायरेट्स और डिजीजेस हर जर्नी को डेंजरस बना देते थे। फिर भी सक्सेसफुल ट्रेड से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स मिलते थे। इसी अपॉर्चुनिटी ने इंग्लैंड एक बड़ा डिसीजन लेने पर मजबूर किया। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने रॉयल चार्टर दिया। इसी चार्टर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियली स्टैब्लिश हुई। उस वक्त इसका पर्पस सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड करना बताया गया। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था फ्यूचर इतना अलग होगा। कंपनी का प्लान सिंपल था, एशिया से गुड्स खरीदकर यूरोप बेचना। लेकिन हिस्ट्री ने इस सिंपल प्लान को कम्प्लीटली बदल दिया। उसी दौरान इंडिया में मुगल एम्पायर अपनी पीक पर था। एम्परर जहांगीर एक पावरफुल और रिस्पेक्टेड रूलर माने जाते थे। इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में थी। इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड यूरोप की ऑलमोस्ट हर मार्केट में थी। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया पहुंचना बहुत ज़रूरी लगा। लेकिन मुगल परमिशंस के बिना ट्रेड करना इम्पॉसिबल था। कंपनी समझ गई डिप्लोमेसी ही सबसे पावरफुल वेपन बन सकती है। इसलिए गिफ्ट भेजे गए और रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया की तरफ निकले। उनमें से एक नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। उनके पास किंग जेम्स फर्स्ट का ऑफिशियल लेटर भी था। लेकिन असली चैलेंज लेटर देना नहीं, ट्रस्ट जीतना था। और वही ट्रस्ट फ्यूचर की हिस्ट्री लिखने वाला था। विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत के पोर्ट पर पहुंच गए थे। उनके साथ था इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट का रॉयल लेटर। उनका मिशन सिंपल था, मुगल एम्पायर से ट्रेड परमिशन लेना। लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी सिंपल बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त पोर्चुगीज ट्रेडर्स इंडिया में पहले से काफी पावरफुल थे। उन्होंने अरेबियन सी के कई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स कंट्रोल किए थे। पोर्चुगीज बिल्कुल नहीं चाहते थे इंग्लिश उनके कॉम्पिटिटर्स बन जाएं। इसलिए उन्होंने मुगल कोर्ट में इंग्लिश के खिलाफ इन्फ्लुएंस यूज किया। हॉकिंस फिर भी एम्परर जहांगीर के दरबार तक पहुंच गए। मुगल कोर्ट की शान देखकर यूरोपियन विजिटर्स हैरान रह जाते थे। सोने के गहने, कीमती कपड़े और ग्रैंड सेरेमनीज हर जगह दिखती थी। जहांगीर फॉरेन विजिटर से मिलना पसंद करते थे। उन्हें अलग कल्चर्स और नए आइडियाज में काफी इंटरेस्ट था। हॉकिंस ने रिस्पेक्ट के साथ किंग्स लेटर एम्परर को दिया। उन्होंने इंग्लैंड और इंडिया के बीच फ्रेंडली ट्रेड की रिक्वेस्ट की। शुरुआत में जहांगीर का रिस्पांस काफी पॉजिटिव दिखाई दिया, लेकिन कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बढ़ता रहा। पोर्चुगीज अपनी मोनोपोली किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे। रिजल्ट ये हुआ, हॉकिंस अपना पूरा मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिली थी। कंपनी के लिए एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट जरूर था, लेकिन उन्होंने इस फेलियर को एंड नहीं बनाने दिया। कंपनी ने डिसाइड किया वो फिर एक नई स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। अब उन्हें समझ आ गया था पेशेंस बहुत ज़रूरी होगा।
कुछ सालों बाद एक नया डिप्लोमेट इंडिया भेजा गया। उसका नाम था सर थॉमस रॉय। रॉय ने जल्दी डिसीजंस लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उन्होंने पहले मुगल कोर्ट का ट्रस्ट पेशेंटली जीता। हर मीटिंग में डिप्लोमेसी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। धीरे धीरे जहांगीर का कॉन्फिडेंस कंपनी पर बढ़ने लगा। आखिरकार कंपनी को ऑफिशियल ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिल गए। ये परमिशन देखने में छोटी लग सकती थी, लेकिन हिस्ट्री में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला था। अब कंपनी सिर्फ मेहमान बनकर इंडिया नहीं आ रही थी, अब उसने इंडिया में अपनी परमानेंट जगह बनाना शुरू कर दी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था, ये बस शुरुआत थी। अगला कदम कंपनी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने वाला था। ट्रेडिंग परमिशन मिलते ही ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब उनका टारगेट सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, इन्फ्लुएंस बढ़ाना भी था। शुरुआत में कंपनी ने अपना पहला मेजर ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश किया। उस दौर में फैक्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्कुल नहीं होता था। फैक्ट्री एक सिक्योरिंग ट्रेड ऑफिस और वेयरहाउस को कहा जाता था। यहीं से गुड्स स्टोर होते और इंटरनेशनल ट्रेड मैनेज होता था। धीरे धीरे कंपनी ने और भी ट्रेड सेंटर्स बनाने चालू किए। इंडियन मर्चेंट्स भी कंपनी के साथ बिजनेस करने लगे। दोनों तरफ ट्रेड से अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। सबको लग रहा था ये पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन कंपनी सिर्फ माल नहीं खरीद रही थी, वो इंडिया को ध्यान से समझ भी रही थी। कौन सा पोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा रूलर सबसे पावरफुल है, कौन किस से दुश्मनी रखता है, कौन किस पर भरोसा करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी क्वाइटली कलेक्ट कर रही थी। आज हम इसे बिजनेस इंटेलिजेंस या मार्केट रिसर्च कहते हैं। उस वक्त यही इंफॉर्मेशन कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। समय के साथ उनका नेटवर्क और भी मजबूत होता गया, लेकिन असली अपॉर्चुनिटी अभी आनी बाकी थी। 1707 में एम्परर औरंगजेब की डेथ हो गई। उसके बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगा। कई रीजनल रूलर्स ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते चले गए और कंपनी ने इसी चेंजिंग सिचुएशन को ध्यान से देखा। वो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रही थी, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और जब वो वक्त आया, हिस्ट्री ने हमेशा के लिए अपनी डायरेक्शन बदल दी। लेकिन वो कहानी पार्ट 2 में शुरू होगी, जहां एक बैटल पूरे इंडिया का फ्यूचर बदलने वाली थी और एक बैटल हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर बन गया। अगर आप पार्ट 2 मिस करेंगे तो इस कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट भी मिस कर देंगे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सपोर्ट ज़रूर दीजिए और इस डॉक्यूमेंट्री को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।